हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपके ट्वेल्थ क्लास की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए आप प्रतिदिन कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में मुझे पता है 80% 90% प्लस आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। और उम्मीद है फ्रेंड्स कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग का डे 4 है, और आज हम लोग करने वाले हैं जो यूनिट 2 है हमारा, जिसका नाम सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव कर लिया है, ठीक है। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें तो 25 ऑब्जेक्टिव के आसपास है, लेकिन हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कम से कम 40 ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि मूलरता को व्यक्त किया जाता है। मूलरता को व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति केजी, कोई मात्रक नहीं होता या मोल होता है। तो आपको पता है मूलरता को व्यक्त करते हैं मोल प्रति लीटर में। इम्पोर्टेंट है क्या है फ्रेंड्स, ये सवाल 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है हमारा कि घोलक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं। घोलक के 1 केजी में या विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता। तो क्या होता है आपको पता होगा, मोललता होता है। क्या होता है, मोललता होता है। और आपको ये भी एक बात पता होगा मोललता के बारे में कि मोललता ही है जो ताप पर निर्भर नहीं रहता है। आपको पता होगा ये ताप पर निर्भर नहीं होता है, कौन, मोललता, ठीक है। और घोलक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नंबर 3 पे प्रश्न है, आदर्श घोल का उदाहरण है। आदर्श घोल का उदाहरण है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है NHN प्लस NF10, ब्रोमोएथेन प्लस क्लोरोथेन, बेंजीन प्लस टोलुइन। तो आपको पता है फ्रेंड्स आदर्श घोल में सभी आते हैं, ये सभी आदर्श घोल के उदाहरण है, ठीक है। आप तीनों को याद रखिएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 4 में लिखा है कि प्रासरण दाब, प्रासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। प्रासरण दाब पाई, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पाई बराबर, तो पाई बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है CRT। क्या होता है, CRT। देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, पाई बराबर CRT। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, पाई इक्वल टू प्रासरण दाब इक्वल टू CRT। कहीं कि आपने देखा होगा कि कभी कभी सी को यहाँ पे ला देता है, लिखता है पाई बट्टा में C और बराबर में RT। कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन में थोड़ा सा घुमा के देता है, तो आप समझ सकते हो ऐसे भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बर्फ़ में नमक मिला देने पर उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे देखिए हिमांक वर्ड है, हिमांक का अवनमन, इसका कारण क्या है, हिमांक में अवनमन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 6 पे कह रहा है कि अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, कह रहा है कौन नहीं है, अनुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है। तो यहाँ देखिए क्वथनांक का उन्नयन दिया है, हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। कौन कौन है, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, प्रासरण दाब, ठीक है। और एक है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, 4 होते हैं, ये पृष्ठ तनाव नहीं होगा, ठीक। अगला देखते हैं। कह रहा है कि हेनरी का नियम है, हेनरी का नियम है, देखिए यहाँ पे हेनरी का नियम है। तो P बराबर KH, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, P इक्वल टू KH इंटू एक्स। आपको याद होगा मैंने सब्जेक्टिव में भी कराया था कल, KH इंटू एक्स, ये क्या है, ये हेनरी का नियम है, ठीक है। किसका नियम है, हेनरी का। और आप बताओ ये क्या है, P बराबर पीनट इंटू एक्स, ये आपके राउल्ट का नियम है। किसका नियम है, राउल्ट का। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, राउल्ट का नियम का गणितीय व्यंजक क्या है, P बराबर पीनट इंटू एक्स, और ये हेनरी का नियम का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया ये, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो अभी मैंने बताया था ऊपर मोललता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। अगला देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि वैसा वैसा घोल जो संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के एक निश्चित ताप पर उबलता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स एजियोट्रॉपिक मिश्रण। क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण का ये डेफिनेशन है, जिसे हिंदी में हम स्थिरक्वाथी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिरक्वाथी मिश्रण। काफ़ी बार ये आया हुआ होगा, अगर आप क्वेश्चन में पलटोगे तो 3-4 बार मिनिमम तो मिल ही जाएगा, इससे कम बार नहीं मिलेगा, ठीक। अगला देखते हैं।
10 नंबर सवाल कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 200 ml विलयन बनाया गया तो उसकी मोलरता क्या है। 4 ग्राम NaOH को 200 ml विलयन घोलकर 200 ml का विलयन बनाएगा तो मोलरता क्या। तो मोलरता कैसे निकालते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय 4 ग्राम है तो विलेय का ग्राम में द्रव्यमान 4 हो जाएगा, बट्टा इसका मोलर मास 40 हो जाएगा, और बट्टा में क्या होता है विलयन का आयतन लीटर में। तो 200 में 1000 से भाग करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। डिवाइड करो कितना आता है, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, आपका 0 से 0 हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा, 1/2 आ रहा है यानी 0.5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखते हैं। कर अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है जी, विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, या नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो किस पे निर्भर करता है, अनुसंख्यक गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आपको परिभाषा याद होगा कि विलयन के वे सभी गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल और HCl के मिश्रण में होगा, जल और HCl के मिश्रण में होगा, कौन सा मिश्रण है, एजियोट्रॉपिक, जिसको हम स्थिर क्वाथी कहते हैं, ऊपर हमने बात किया था। एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होगा 22.2% HCl या 25% HCl या C 10% HCl या D नॉट। तो इसका आंसर क्या होगा, 22.2% HCl होता है। ठीक है, जल और HCl के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में कितना परसेंट HCl होता है, 22.2। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहा है कि किसका हिमांक और नमन अधिकतम होगा, हिमांक और नमन किसका अधिकतम होगा। तो आपको तो पता होगा, ये देखिए NaOH, एगो Na एगो OH, आई का मान 2 होगा, यहाँ 2 Na और एगो SO4, आई का मान 3 होगा, इसमें आई का मान, इसमें भी एगो K और एगो Na3 दो होगा, इसमें भी 2 होगा। तो सबसे अधिक हिमांक और नमन किसमें होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 मोल Na2SO4 का होगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल का मोलर सांद्रण कितना होगा। तो आपने निकाला होगा तो आपको याद होगा कितना आता है मोलर सांद्रण, ये आता है 0.5। कितना आता है, 0.5 आता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है जल की मोलरता होती है, जो जल होता है ना वो जल की मोलरता कितनी होती है। तो जो जल की मोलरता होती है वो होती है 55.55। कितनी होती है, 55.55 होती है जल की मोलरता, जो कि बेसिकली 1 लीटर माना जाता है। और 1 लीटर मान के हम लोग मोलरता निकालते हैं, जो कि कितना आता है 55.55। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 16 नंबर की SPM से पार हो सकते हैं। SPM मतलब क्या होता है, SPM का मतलब होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से पार हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, केवल विलायक के अणु, विलेय के अणु, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा SPM झिल्ली से केवल विलायक के अणु पार हो सकते हैं। कौन पार हो सकते हैं, केवल विलायक के अणु। ठीक है, और यही SPM झिल्ली की परिभाषा होती है कि वैसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को जाने देती है, वैसे झिल्ली जो अपने से होकर केवल विलायक के अणुओं को जाने देती है उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण क्या है, तो जैसे अंडे पे झिल्ली होता है ना, वो भी अर्धपारगम्य होता है। जंतु के आमाशय से जो बनी झिल्ली होती है वो भी अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, ये सब अर्धपारगम्य होते हैं। या फिर जो पर्चमेंट पेपर जिसको हम कहते हैं चर्म पत्र, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विलयन का हिमांक शुद्ध जल के हिमांक से होता है, कम, अधिक, बराबर या नॉट। तो विलयन का हिमांक हमेशा शुद्ध जल के हिमांक से कम होगा। क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हिमांक में अवनमन हो जाता है। क्या हो जाता है, अवनमन हो जाता है। अवनमन का मतलब कमी हो जाता है। क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको भी आप ध्यान रखोगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का, विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 मोल घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं। विलायक के, क्या कह रहा है, विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 मोल घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक की ये भी डेफिनेशन है। क्या है, डेफिनेशन है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला करा 19 नंबर की विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, मोलरता के इक्वल होता है, मोललता के इक्वल होता है, मूल प्रभाज के इक्वल होता है या नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होता है ना वो मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है, मूल प्रभाज के इक्वल होता है। ठीक है, मूल प्रभाज के इक्वल होता है या समानुपाती भी लिखा रहता है। ठीक, अगला देखते हैं।
चलिए अगला हम कह सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 मोल चीनी के विलयन का हिमांक अनुमान 1 मोल NaCl के विलयन के हिमांक अनुमान से होता है। चीनी के में विलयन में क्या होगा, चीनी के लिए आई का मान 1 होता है, आपको कई सारे वीडियो में बताए हैं, ठीक है। और NaCl का आई का मान 2 होता है। तो ये क्या होता है, कम होगा ना, चीनी का क्या होगा, कम होगा, चीनी के विलयन का। तो करेक्ट, अधिक कम बराबर, तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट था ये भी। अर्धपारगम झिल्ली के उदाहरण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। BM लिख सकते हैं आप, एकदम बहुत अच्छा सवाल है ये। अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है, अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है, कह चर्मपत्र, अंडे की झिल्ली, जानवरों के आमाशय से बने झिल्ली और सभी। तो क्या होगा, आपको अभी ऊपर ही बताए थे, सभी होगा, क्या होगा, सभी। ये चर्मपत्र, पर्चमेंट पेपर, अंडे की झिल्ली, जानवरों के आमाशय से बनी झिल्ली, ये सब क्या है, ये सब अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण है, ठीक है। अगला देखते हैं, 22 नंबर कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ की विलेयता निर्भर करती है, किसी ठोस पदार्थ की विलेयता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, किसी ठोस पदार्थ की विलेयता ताप पर भी निर्भर करती है, दाब पर भी करती है, और विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर भी करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि बेंजीन और एसीटोन का मिश्रण, बेंजीन और एसीटोन का मिश्रण राउल के नियम से प्रदर्शित करता है, बेंजीन और एसीटोन का मिश्रण राउल के नियम से प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन या सी में दोनों। तो बेंजीन और एसीटोन का मिश्रण राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ये थोड़ा सा डीपली सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अनुमान अधिकतम है। तो अभी आपको ऊपर ही बात किए थे कि हिमांक अनुमान अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए, आई का मान अधिकतम होना चाहिए। और आई चेक करोगे तो इसका 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका 2 होता है, आपको कई बार बताए होंगे। इसका निकालोगे तो 2 के है, एगो SO4, इसका 3 आ जाएगा। तो हिमांक अनुमान सबसे अधिक क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 नंबर देख लेते हैं, 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उन्नयन अधिकतम है। तो क्वथनांक उन्नयन भी किसका अधिकतम होगा, जिसके लिए आई का मान ज़्यादा होगा। सुक्रोज के लिए आई का मान 1 होता है, आई का मान 1 होता है। NaCl के लिए आई का मान कितना होता है, 2 होता है। और Al2SO4 3, एल का गो है, 2 है, SO4 3 गो है, यानी इसके लिए आई का मान 5 हो जाएगा। और इसके लिए Cl 2 है, Ba एगो, इसके लिए आई का मान 3 हो जाएगा। सबसे अधिक आई का मान किसका है, ऑप्शन नंबर डी का। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक अधिकतम किसका होगा, ऑप्शन नंबर डी का, ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उन्नयन अधिकतम है। यहाँ भी वही पूछ रहा है, किसका क्वथनांक उन्नयन अधिकतम है। सबकी सांद्रता सेम है, देखिए 0.1 मिल, 0.1 मिल। तो हमको क्या करना है, आई का मान निकाल देना है। चीनी के लिए कितना होता है, 1 होता है, रट्ठी जाओ आप याद ही कर लो। BaCl2 2 गो Cl एगो B है, इसके लिए 3 हो जाएगा। एगो Na एगो Cl, इसके लिए 2 हो जाएगा। और एगो Na एगो OH, इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए भी 2 हो जाएगा। तो सब देखिए ना, 3 है, किसका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में किसका प्रासरण दाब सबसे अधिक है। तो प्रासरण दाब भी सबसे अधिक किसका होगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। आई का मान यहाँ भी चेक करना है, ठीक है, क्योंकि प्रासरण दाब भी सबसे अधिक किसका होगा, जिसके लिए आई का मान ज़्यादा होगा। सबकी सांद्रता इक्वल है, तो इसका कितना होगा, NaOH, जिसका 2 आ जाएगा। एगो Ca और 2 गो OH, जिसका 3 आ जाएगा। एगो Al और 3 गो OH, जिसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसका 2 आ जाएगा, वही एगो Cl। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, 0.1 मोल AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो यदि आपको नहीं निकालने आता है कि किसका प्रासरण दाब अधिक होगा या किसका क्वथनांक उन्नयन अधिक होगा, तो इसके लिए भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जाइए आप चैनल के लोगो पे क्लिक कीजिए और उसके बाद वीडियो वाले ऑप्शन में जाइए और वहाँ से लाइन से वीडियो को देखिए, ये वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारा इतना मस्ट इम्पोर्टेंट सवाल था। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन चैप्टर बाई चैप्टर, यूनिट वाइज आपको सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का सभी प्रश्न आपको मिल जाता है, ठीक है, आंसर सहित, ठीक है। और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक। चलिए तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।